तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका सन 2020 का सेट नंबर 1। इसमें इसके पहले वाले जो हमने प्रश्न जो है आपको दूसरी वाली वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। अब इसी सेट का सेट नंबर 1 का सन 2020 का सेट नंबर 1 है। इस सेट नंबर 1 में जो उत्तर नंबर 7 का जो का खंड है इसको हल करते हैं, देखें कैसे हल होगा ये। इसमें क्या कहा है, युगपत समीकरण के युग्म दो समीकरण दे रखे हैं युगपत। कौन कौन से देखिए, 3x + y - 12 = 0, ये एक समीकरण हो गया। x - y + 3y, x - 3y + 6 = क्या हो गया 0, ये दूसरा समीकरण। इसमें कहा है ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखाएं x अक्ष के साथ बनाती हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम इसको इसके माध्यम से जो आकृति बन के आएगी अर्थात जो त्रिभुज बन के आएगा उस त्रिभुज का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे मान लिया हमने समीकरण 1 ले लिया। समीकरण 1 से हमने क्या किया, इन बिंदुओं को रख के जैसे x का मान रख के हमने y के मान निकालिए तो हमसे क्या मिल जाएगा, हमको ये निर्देशांक मिल जाएंगे। ठीक, तो ये 0, 12 पहला निर्देशांक हो गया और 4, 0 ये दूसरा निर्देशांक हो गया। अब जैसे मान लिया हम अगला मान हम x बराबर कितना रख दें, 3 रखें। कितना रख दें यहाँ पर, x बराबर यहाँ 3 रखेंगे तो 3 × 9, 12 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 3। ठीक है, ऐसे ही हम अन्य मान भी रख सकते हैं तो हम इसको अभी इतना ही छोड़ देते हैं। अब समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 ले लिया हमने। समीकरण 2 में जैसे लेंगे तो हमने समीकरण 2 में क्या किया, x का मान निकाला और क्रम से जैसे अभी यहाँ मान रखे थे हमने x बराबर, देखिए हम y बराबर क्या लिख दें यहाँ पर 0। तो जैसे 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा -6। अब क्या करते हैं, x का मान 0 ले लिया हमने तो x का मान 0 देने पर क्या हो जाता है, y का मान कितना आ जाता है 2 आ जाता है। अब मान लिया हमने x बराबर कितना रख दिया 3। ठीक, तो यहाँ पर 3 रखो आप x बराबर, तो इधर आके इसको अगर हल करना चाहो आप तो यहाँ 3 रखोगे, इधर 3y - 6 तो इधर 3 + 6 कितना होगा 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 30 कट जाएगा, इसका मतलब y बराबर कितना आ जाएगा 3। ये हमको 2 बिंदु प्राप्त हो गए। अब ग्राफ क्या करना है, हमको ग्राफ दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, संख्याओं को दी हुई रेखाओं को x अक्ष और y अक्ष पर दर्शाइए। तो x अक्ष और y अक्ष पर दर्शाने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला बिंदु देखिए क्या है, 0, 12 है। ठीक है, तो y पर हमको 12 चलना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपको क्या होगा वहां पर ग्राफ पेपर प्राप्त हो जाएगा। आप ग्राफ पेपर क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे तो उस पर ज़्यादा आसानी रहेगी। तो 12 पॉइंट चल गए हम और इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 बिंदु हो गया 0, 12। अगला बिंदु देखिए हमारे पास क्या है, 4, 0 है तो x पर 4 चलना है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 चल गए। तो ये बिंदु हमारा क्या हुआ, 4, 0 हो गया। ये वाला बिंदु हमारा 4, 0 हो गया। दूसरा बिंदु है 3, 3 अर्थात x पर 3 चलना है और y पर 3 चलना है। तो x पर 3 चलेंगे और y पर भी 3 चलेंगे। तो ये बिंदु हमारा हो गया 3, 3। एक रेखा का समीकरण हमको प्राप्त हो गया। हम इन बिंदुओं को मिलाती हुई जो रेखा खींचेंगे पटरी प्रकार की सहायता से ग्राफ पेपर पर तो बिल्कुल सीधी सीधी रेखा हमको प्राप्त हो जाएगी। इस रेखा का नाम अभी देखिए, पहला समीकरण 1 है। कौन सा है, समीकरण 1 वाली रेखा है। तो ये कौन सी थी आपकी, 3x + -12 = 1। दूसरी रेखा को दर्शाना 0, -6 तो -6 देखिए y पर है तो -1, -2, -3, -4, -6, -5 और -6 तो बिंदु हो गया 0, -6। अगला बिंदु क्या है, देखो 0, 2 है। 0, अब देखिए -6 गलत लिख गया है। -6 कहाँ चलना है, x पे चलना है तो यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा -6। इधर आओ -6
1 2 3 4 5 6, तो ये -6, तो -6 कामा 0। ध्यान दो इधर सभी लोग, ध्यान दें। इसमें -6 कामा 0 हो गया, और दूसरा बिंदु क्या है देखो 0 कामा 2, तो 0 कामा 2 कहाँ होगा, ये बाई पर होगा। हो गया 0 कामा 2, 0 कामा 2 हो गया। तीसरा बिंदु देखो 3 कामा 3 यही है। इन बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा आपको खींचनी है। ये जो बिंदु आपने दिखाए हैं, ये समीकरण मिल गया। इस समीकरण का नाम क्या है, x - के 3y + के 6 = 0। अब ये दोनों समीकरण, दोनों रेखाएं कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, बिंदु 3 कामा 3 पर। तो यही कहलाता है ग्राफ विधि से दो रेखाओं का युगपत समीकरण का हल कहलाता है ग्राफ विधि से। तो ये कहलाएगा, तो इसको लिख देंगे अतः समीकरण युग्म का ग्राफीय हल कितना है, 3 कामा 3। इस तरह से हम क्या करते हैं, दी हुई रेखाओं को ग्राफीय विधि से या ग्राफीय हल से हम हल कर सकते हैं। साथ साथ ये कहा है, ज्ञात कीजिए जो रेखाएं एक्स अक्ष से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जो एक्स अक्ष से क्या करता है, बताओ। एक्स अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनाती हैं, तो एक्स अक्ष के साथ देखिए त्रिभुज हमारा क्या बन रहा है। इस बिंदु को हम नाम लिख लें ए, इस बिंदु का नाम हम लिख लें बी, इस बिंदु का क्या नाम लिख लें सी। तो देखिए एबीसी त्रिभुज बन रहा है। इस एबीसी त्रिभुज का हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अब इस त्रिभुज को हम अलग बना देते हैं, इस तरह से बना दिया, ए बी सी। ए बिंदु हमारे पास है कितना, -6 कामा 0। बी बिंदु हमारे पास है 3 कामा 3। सी बिंदु हमारे पास है कितना, 4 कामा 0। हम जानते हैं त्रिभुज का जब क्षेत्रफल लगाएंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हो। हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई रखी है, कैसे आप याद रखेंगे, 23 31 12। एक्स बना ऐसे लिख दो, फिर लिखो 23 अर्थात by2 - by3। x3 आप ऐसे लिख दिए, फिर लिखेंगे 12 by1 - by2। x2 लिखेंगे, ठीक है। फिर आप लिख दीजिए x3, फिर क्या लिखेंगे 31, 23 31। हाँ, तो यहाँ पर 31 होना चाहिए भैया, 31 और यहाँ पर 12। तो इसके माध्यम से x1 by1, x2 by2, x3 by3, और इस तरह से क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे आप इसमें मान रखकर इसको अपने आप ही हल कर सकते हैं। इसको हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 के जो का खंड दे रखा है, इसी में अथवा में एक प्रश्न और दे रखा है। देखिए सामने समीकरण लिखा हुआ है। इस समीकरण में पूछा गया है क्वेश्चन में कि दिए हुए समीकरण में जो मूल आप निकालेंगे, हल होकर जो समीकरण निकलेगा, इसको हल कीजिए, और हल करने के साथ साथ इसके जो मूल हैं, इसकी मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो अभी समीकरण दे रखा है, इस रूप में दे रखा है, ना दो घात समीकरण है, ना युगपत समीकरण है। तो इसको क्या करेंगे, एक मानक समीकरण में पहले बदल लेंगे। तो हमको पता भी तो लगना चाहिए समीकरण द्विघात है या नहीं है। तो इसको हल करेंगे, पहले द्विघात है तो द्विघात बना के फिर हम इसके मूलों की प्रकृति का ज्ञात करेंगे, कैसे इसके मूलों की प्रकृति है। तो पहले इसको हल कर लीजिए। तो देखें कैसे हल करेंगे। देखिए इन दिए हुए समीकरणों में सबसे पहले तो आप ये दिए हुए जो हर है, इसमें क्या आप ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या करते हैं, देखो x - 1 x - 3 दो जगह है, तो एलसीएम में क्या करते हैं, उस पद को हम एक ही जगह लिखते हैं। सामने देखिए इधर सभी लोग ऐसे देखिए 2x + 3, और दूसरे पद में भी देखो 2x + 3 है। तो एलसीएम जब लेंगे तो 2x + 3 एक बार ऐसे ही लिखेंगे। अब ऊपर कैसे गुणा करेंगे समझो। जैसे देखिए यहाँ पर 2x दे रखा है 2x, तो अब ये 2x जो दे रखा है, इसके अपान में देखिए कितना x - 3, तो उसको छोड़िए, क्या बचा 2x + 3। तो 2x + 3 यहाँ लिख दीजिए। बात समझ गए। ऐसे देखिए 2x + 3 है, तो इस वाले पद को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, तो x - 1 से 1 की गुणा कर लेंगे, x - 3। ऐसे देखिए यहाँ तो पूरा पद आ रहा है, तो किसी गुणा नहीं करनी था, खाली ऊपर क्या लिख दीजिए 3x + 9।
अब हल करेंगे, गुणा करेंगे तो 4x² हो जाएगा, गुणा भाग ध्यान रखना, 3 दूनी 6x हो जाएगा और x - 3 होगा, ये 9x 3x + 9 बटे में भी गुणा कर लेनी है इनकी, या नहीं करते कि उधर तो 0 है, तो x - 3 और 2x + 3 = 0। अब पर देखिए 4x², ठीक, और ये 6x और x कितना हो गया 7x, और 7 में कितना हो जाएगा 10, -3 + 9 + 6। अब ये बटे में जितना भाग था, भाग में उधर क्या हो गया, गुणा वाला पद कहाँ चला गया, 0 में, बराबर में चला जाएगा, गुणा में 0 हो गया, तो इसलिए अब हमारे पास इतना बचा है। अब भी देखिए समीकरण को सरल कर सकते हैं, कैसे, यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है 2, तो पहले आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 पंजे और 2 तियां, अब हमारे पास कितना बचा, इतना, ये 2 देखिए 0 बराबर नहीं होगा तो 2 छोड़ दो आप, क्या बचेगा हमारे पास, देखिए 5x + 3। पहले तो मूलों की प्रकृति बताना है कि इस दिए हुए समीकरण के मूल कैसे होंगे, ये बताने के लिए हमने आपको पहले बता रखा है, समझा रखा है कि जब भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हमको बतानी होती है तो हम पहले क्या निकालते हैं, उसका विविध कर निकालते हैं। तो विविध कर निकालने में कई कंडीशन थी, विविध कर का मान अगर आपका क्या आ रहा है 0 से छोटा, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक और अलग अलग। 0 से बड़ा आ रहा है तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, और 0 के बराबर आ जाए तो वास्तविक और समान अर्थात बराबर होंगे, ठीक है। तो विविध कर निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, विविध कर का फार्मूला लगा देंगे, तो इसका विविध कर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो, ax² bx + c, तो यहाँ से तुलना कर लेंगे हम, तुलना करने पर देखें a = 2, b = 5 आ गए, c = 3 आ गए, तो इसका विविध कर निकालेंगे d डिस्क्रिमिनेंट, तो b² - 4ac, तो d = v का मान देखिए 5 दे रखा है, तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए, 4a का मान है 2, c का मान है 3, तो ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितने हो गए 8 24, कितना बच गया भाई, 1, 0 से बड़ा है छोटा, 0 से बड़ा है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे, असमान होंगे अर्थात अलग अलग। अब दिए हुए समीकरण को हल भी करना है, वास्तविक है हम हल कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, तो दिए हुए समीकरण के मूलों को हल कैसे करेंगे समझे जरा। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, चाहे तो आप धराचार्य का सूत्र लगा दीजिए तो भी हल हो जाएगा, चाहे इसके गुणनखंड कर लीजिए तो भी हल हो जाएगा। अब देखें, चूंकि समीकरण हमारे पास देखिए 2x² + 5x + 3 = 0, 3 दूनी 6, तो 3 और 2 5 भी होते हैं, तो हम इसको हल कर लेंगे, तो 3x + 2x, तो यहाँ से देखिए x कॉमन हो रहा है पहले पद में, तो क्या बचेगा 2x + 3, यहाँ से देखिए 1 कॉमन हो रहा है 2x + 3, तो ये 2x + 3 एक गुणनखंड, x + 1 दूसरा गुणनखंड, दोनों गुणनखंड को अलग अलग आप लिख लीजिए, तो 2x = -3, तो x बराबर क्या हुआ -3/2, x + 1 = 0, तो x बराबर क्या हुआ -1। अतः यही तो समीकरण के देखिए मूल आ गए। इस तरह से हमने क्या कर लिया, दिए हुए समीकरण में मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कर ली, और दिए हुए समीकरण के मूलों के हल क्या होंगे वो भी हमने ज्ञात कर लिए। एक क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा का 2 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न दे रखा था पहला वाला, ये अथवा वाला है। अब 7 क्वेश्चन संख्या जो आपकी 7 है, प्रश्न संख्या 7 में का खाखंड हल करते हैं। देखिए क्या है, देखिए आपने जो प्रश्न हल किया है इसमें x के 2 मान आए हैं। एक मान में देखिए x बराबर कितना दे रखा है -3/2, x का मान आया -1। अगर किसी भी समीकरण का कोई अगर हल है तो वह दिया हुआ मान उस समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसे देखें x बराबर हम -1 रखें यहाँ पर, तो -1 रखने पर क्या होगा, ये दिए हुए मान का क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन
जैसे ही हम x बराबर -3/2 रखेंगे इस समीकरण में, तो यहाँ देखिए एक गुणनखंड हमारा ये दे रखा है। अगर यहाँ -2 गुणा -3/2 हम रख रहे हैं तो ये -3 + 3 क्या हो जाएगा 0। और किसी संख्या के बटे में जब 0 आ जाता है वह संख्या कैसी हो जाती है अपरिभाषित। तो इस मान के लिए ये समीकरण क्या है संतुष्ट नहीं है। तो अर्थात इस समीकरण का एक ही हल होगा कितना x बराबर -1। x बराबर -1 इस समीकरण का क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। चूंकि ये दो द्विघात समीकरण है तो दो हल होने चाहिए, तो दोनों हल हमारे यही हो जाएंगे x बराबर -1। तो इसको हम इस तरह से हल कर लेंगे। अब इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 का जो खा खंड है इसका दे रखा है, इसको हल करते हैं। ये रचनात्मक है, रचना है, इसमें रचना कैसे हल करेंगे देखिए। तो देखिए इस प्रश्न में एक त्रिभुज दे रखा है ABC और उस ABC त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की हमको क्या करनी पड़ेगी रचना करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे उस त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज की रचना। जिस त्रिभुज की हम रचना करने जा रहे हैं समरूप त्रिभुज की, उसकी जो भुजाएं हैं वह दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं की कितनी होंगी 3/2। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले दिया हुआ त्रिभुज बनाओ। आप क्या करेंगे पटरी प्रकार की सहायता से पेंसिल की जो नोक होनी चाहिए कैसी बहुत बारीक होनी चाहिए, सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं जब रचनाएं करते हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले आप पटरी की सहायता से स्केल की सहायता से AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। तो 6.5 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींच ली। क्या नाम है इसका AB। और AB के बिंदु B पर कितने का कोण बनेगा 60 का कोण बनाना जानते हैं। एक चाप ऐसे मान लेते हैं इस तरह से और उसी से बिंदु को हम ऐसे क्या कर देते हैं काट देते हैं और ये दिए हुए बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। तो क्या बन जाएगा आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। वो 60 अंश के कोण का क्या बन जाएगा कोण बन गया। अब ये भी कहा क्वेश्चन में BC कितनी देखो 5.5 है। तो BC जब 5.5 दे रखी है चाप भरेंगे और 5.5 काट लेंगे। ये बिंदु C मिल गया, C को A से मिला दीजिए, त्रिभुज बन गया। अब इसके समरूप त्रिभुज हमको जो खींचना है AB'C'। तो क्या करते हैं जैसे मान लिया ए बिंदु है तो ए से ही एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे। न्यून का मतलब अर्थात 90 से कम का कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे। मान लिया हमने AX है, अनुपात देखिए कितना 3/2। 3/2। अब हम इसमें क्या करेंगे बताओ 3/2 अनुपात दे रखा है। दी हुई रेखा को क्या करेंगे 3 भागों में जो अंश बड़ा है तो अंश के अनुपात में काट लेंगे हम, हर बड़ा है तो हर के। तो इस रेखा को 3 भागों में हम काट लेंगे। तो देखो कैसे काटते हैं। कोई सा एक चाप ले लेना और उसको ऐसे 3 भागों में काट देना। काट गया, ये A1 लिख दिया हमने, A2 लिख दिया और A3 लिख दिया। ठीक। अब क्या करना हमको ध्यान समझो। पहले हमको 3:2 है तो किस बिंदु को मिलाएंगे हम दो को लास्ट वाले को हम B से मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। हमेशा ध्यान रखना अगर यही हर बड़ा होता तो हम पहले इसको लास्ट वाले से मिला देते। अंदर बनता, अब बनेगा बाहर। तो मिला दिया हमने। अब क्या करना है इस BC रेखा को आपको आगे बढ़ा देना है और बढ़ा दिया आगे। अब इस जो रेखा आपने A to B खींची है A to B इसके समांतर यहाँ पर रेखा खींचनी है। तो सेट स्क्वायर की सहायता से पटरी और सेट स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर रखेंगे, खिसकाते हुए यहाँ ले आएंगे और इसके समांतर ये रेखा हम यहाँ पर खींच देंगे। जहां पर ये रेखा इसको काटेगी इस बिंदु को हम लिख देंगे B'। क्या लिख देंगे B'। अब क्या करेंगे इस BC के समांतर इस B' पे रेखा खींचेंगे। तो सेट स्क्वायर BC पर रखेंगे, खिसकाते हुए यहाँ पर ले आएंगे और ये क्या करेंगे हम इसके समांतर एक रेखा खींच दिया। इस AC को हम आगे बढ़ा देंगे। तो जब AC को जब आप आगे बढ़ाओगे तो ये पहली रेखा को जो यहाँ पर काटेगी C'। यही जो त्रिभुज आपका बना A B' C'
ये अभीष्ट त्रिभुज होगा। क्या होगा? अभीष्ट, अर्थात दिया हुआ त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये समरूप त्रिभुज आपको प्राप्त हो गया। कौन सा? त्रिभुज ABC के समरूप हमको प्राप्त हो गया त्रिभुज AB' और इस तरह से समरूप त्रिभुज की रचना कर लेंगे और इसको बनाना बड़ा आसान है। आप एक दो बार इसका प्रयास करेंगे तो ये 6 नंबर का सवाल आपको आसानी से आपके नंबर मिल सकते हैं। तो आज के लिए तो ये आपका ये सेट था। सेट नंबर कौन सा? 2020 का पहला सेट। इसमें थे इतने सवाल, ये आपने कर लिए। अगले सवाल इसी 2020 का सेट नंबर 2 को हम हल करेंगे।